उस नंबर में मत जाओ कि जो दिमाग से खेल रहा है, आपका बार बार दिमाग से खेल रहा है। कुछ एग्जाम्पल है जो दिमाग से खेलते हैं। 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर, 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर, 1000 मीटर। ये आना ही चाहिए। तो हम लोग बोर्ड तभी चलाएंगे जब यू की वैल्यू वी से ज्यादा हो। ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। मैंने पूछा 2 घंटा क्यों ज्यादा लगा, सर जास्त चालला तो जास्त चालला म्हणून लागला। कितना ज्यादा चला, 32, इस वजह से 2 घंटा ज्यादा लगा। और 2 घंटा 32 किलोमीटर से ज्यादा लगा तो स्पीड कितनी होगी, 32 डिवाइडेड बाय 2 ही होगी। इसी तरह से लाइफ गुजर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मार्केट में हलचल नहीं है। और मार्केट की हलचल को काबू करने के लिए, जैसे अभी टाइम चल रहा है अभी वाला, लोग क्या करते हैं, एक चीज को उठा लेते हैं मार्केट से, इसको लेके आते हैं, और जैसे ये एंट्री करता है हलचल पैदा हो जाती है। किसकी एंट्री होती है, डिस्काउंट। 3000 इंटू 4 कर दो, व्हाट इज द आंसर, 12,000। तो 12,000 वाला आंसर था। प्रॉफिट एंड लॉस वाले जितने भी लोग अटेंड करोगे ना, आप कहोगे सर इससे सिंपल सवाल ही नहीं है। कि हम लोग जब एसबीआई क्लर्क का पेपर देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं होता। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होगा कि सब कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल ही आएंगे, और सब कुछ आएंगे तो नंबर सीरीज पे 5 आएंगे। और नंबर सीरीज के 2 टाइप होंगे, सीरीज कंप्लीशन एंड ऑड मैन आउट। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 2 टाइप होता है। हाँ, कौन सा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है एग्जैक्टली आंसर बताओ, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है दूर दूर तक का कोई भी आंसर लगा दो। ठीक है, सबसे आसान कौन सा होता है सर, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन बहुत बढ़िया होता है, हर एक का अलग अलग पॉइंट है। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना यूनिट प्लेस डिजिट एडिशन से बना दूंगा, अप्रोक्सीमेशन में दूर का कोई राउंड अप करके ही बना देते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 5 है, इसमें 10 है। डीआई के ऊपर कितना आएगा, 5, डीआई आएगा 5। फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी जिसको हम लोग परसेंटेज रेशियो वगैरह, कितना आएगा 10 से लेके 15। अगर ये 10 आया तो यहां से 5 उठाएगा, उठाने के चांसेस है। नहीं तो कहां पर सर 5 ऐड कर सकता है, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में किसी को 15 दे दिया, ये भी होने के चांसेस है। कभी यहां पर बढ़ा सकता है। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब उसके अलावा एग्जाम में क्या करें, क्योंकि एग्जाम में गलती होती है, बहुत सारे बच्चे स्कोर ही नहीं करते एग्जाम में। पहला ध्यान में रखो, इसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। फिर डीआई के ऊपर जाना है, और डीआई के बाद में अगर कुछ बचा तो क्वाड्रेटिक पे जाएंगे। इसके बाद में आपको नंबर सीरीज पे जाना है। नंबर सीरीज को स्टार्टिंग में नहीं देखना, अगर देख भी रहे स्टार्टिंग में, वही नंबर सॉल्व करो जो इजीली बन रहे हैं। उस नंबर में मत जाओ कि जो दिमाग से खेल रहा है, आपका बार बार दिमाग से खेल रहा है। कुछ एग्जाम्पल है जो दिमाग से खेलते हैं, उसको वहीं पर रुका दो कि यार बाद में देखेंगे, इसको बाद में आ जाऊंगा वहां पर। ठीक है, ऐसे जाना है, और बाद ये वाला पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, खाली रीड करके देखना कि कौन सा टॉपिक है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, इनका रेशियो है 1:3 का रेस्पेक्टिवली। द रेशियो, हाँ ओके, आंसर आ रहा है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी का रेशियो क्या है, 2:3 का है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज अ 2 year, देन फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी। ए बी सी 14 year hence, ए बी सी 14 year hence। क्या आंसर आ रहा है, कोई बता सकता है। ए और बी का रेशियो है, ए और बी का रेशियो क्या है, 1:3। ए और सी का भी रेशियो है, क्या रेशियो है, 2:3। तो ए डबल डबल आया। जब अगर आप किसी से, दोनों दोस्त से बात करते हो, उसकी वैल्यू दोनों जगह पर क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो ए ने यहां पर भी अपनी बात की, ए ने यहां पर भी अपनी बात की, लेकिन ए तो यहां पर कितना कह रहा है, 1, यहां पर ए ने कितना कहा, 2। तो दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। तो इस वाले को भी 2 बनाते हैं, इसको 2 बनाएंगे तो ये कितना होगा, 6। बी हो जाएगा, मैं 6 कहूंगा। अब बी 6 होगा तो बात क्या हो जाएगी, हमारे पास नंबर आ जाएगा। हम लोग कहेंगे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। उन्होंने बताया ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस बताओ, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितना, 3। तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना, 1। तो मैं कह सकता हूं 1 का मतलब कितना, डिफरेंस कितना दिया था, तो हाँ डिफरेंस कितने साल का दिया था, 2 year। तो 1 यूनिट का मतलब 2 years हो गया, 1 यूनिट का मतलब 2 years हो गया। सवाल क्या था कि तीनों की एज की एडिशन चाहिए, कब चाहिए, 14 year हेंस चाहिए। व्हाट इज मीन बाय हेंस, फ्यूचर में, आगे फ्यूचर में। फ्यूचर में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले प्रेजेंट लाएंगे फिर फ्यूचर ऐड करेंगे। तो प्रेजेंट में लाने के लिए तीनों की एज की एडिशन निकाल लेते हैं। देखो 2 + 6 कितना, 8, 8 + 3 कितना, 11। यानी 11 की वैल्यू कितनी आएगी, ये पहले यहां पर निकालेंगे। 11 की वैल्यू देखो आमने सामने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर नंबर जाएगा तो यहां पर कितना आएगा, 22। तो यानी यहां पर प्रेजेंट में तीनों की एज की एडिशन कितनी थी, 22 year थी प्रेजेंट में। हमें कहा जाना है, फ्यूचर में, कितने साल बाद, 14 year। जब फ्यूचर में जाएंगे हर आदमी 14 से बढ़ता है, हर आदमी 14 से बढ़ेगा। कितने लोग हैं, 3। तो 14 × 3 कितना,
42, 14 इंटू 3, हाँ 14 इंटू 3 कितना होगा 42। तो 42 नंबर बढ़ना चाहिए, और 42 नंबर बढ़ेगा तो व्हाट इज आंसर 60, 64 इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले एक बात बताओ, कौन सा टॉपिक है? ज्योमेट्री। कहां से है? ज्योमेट्री। मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में बात बताता हूँ। एक ही टॉपिक है, एक ही कंसेप्ट, उसी का बात बताऊंगा। रेक्टेंगल बड़ा है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है कि नहीं? इसको रेक्टेंगल कहते हैं। कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ, साथ में चल रहा है। रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल जो होता है उसमें एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, तीन चार चीज लगती है। अब मान लो कोई भी कहीं पर भी सवाल आ जाए ज्योमेट्री से, एरिया का मतलब दो साइड का आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे कर देना। तो इसकी ये साइड कौन सी होती है? एल। इसकी ये साइड क्या होती है? बी। होता है कि नहीं? तो मैंने कहा यार इसका एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। खाली दो साइड का आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई। ये हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला, एल इंटू बी। फिर होता है कि सर इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, कंपाउंड। अपन होता है कंपाउंड करायचं घराला, तो कंपाउंड करना है तो लेंथ लगेगी ना, कितना कितना तार लगेगा, वो सभी बाउंड्री। तो बाउंड्री को ओवरकम करेंगे। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो आप बताओ लेंथ कितनी लगेगी आपको, कितनी डायमेंशन लगेगी, कितना सर एल एल बी बी कितना लगेगा? 2l + 2b लगेगा, 2l + 2b लगेगा। अभी खाली कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, देखिए साथ में दो तीन टॉपिक। बार बार कंसेप्ट पढ़ाने से पीवाईक्यू में क्या होगा, आपको टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे समझ में आ गया था। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग डायगोनल निकालता है, डायगोनल भी लगा सकते हैं कहीं पर। डायगोनल का मतलब ये वाला डी लगता है। अब इस वाले डी को अगर सॉल्व करेंगे, डी फॉर व्हाट इज डायगोनल, तो आपको नजर आएगा ये जो ट्राइंगल है ना यार, ये ट्राइंगल में 1 नंबर देता हूं, ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है, पाइथागोरस की थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये वाला हमारा ऐसे बन जाता, डी² = क्या? l² + b² बनेगा। तो बताओ डी की वैल्यू क्या आएगी, बताएं? अंडर रूट हो जाएगा फिर क्या, l² + b²। ये नंबर आते रहेंगे, कुछ इतने चीजें हैं जो आपको इसके बारे में समझना है, और बार बार कंटेंट आएंगे। हाँ, अब मैं ये पेपर ले रहा हूँ, टोटल 4 साल के पेपर हर एक स्लॉट का मिला के क्लास में पढ़ाऊंगा, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम के पहले। बाकी पूरा टेस्ट सॉल्व करूंगा, पूरा पता होना चाहिए कहां से सवाल आया था, बार बार आ गया। अब तो पूरा लिख रहे हैं, अगली बार क्या होगा आपको कि सर ये पता है। ठीक है, अब बताओ सवाल पे आता है। सवाल पे आ गया, द रेशियो ऑफ किसका है? लेंथ टू द क्या है? पेरीमीटर। लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, उसका रेशियो है 1:3। फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो। किसका रेशियो फाइंड करना है? ब्रेड टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब थोड़ा एक बात बताओ, लेंथ और रेक्टेंगल का इसका दे दिया, लेंथ की वैल्यू एल, पेरीमीटर की वैल्यू होती है 2 कॉमन एल प्लस कितना? बी। अरे ये पेरीमीटर है कि नहीं? ठीक है, इनका रेशियो कितना दिया? 1:3। ये स्टेप समझ में आ रही? 1:3। हमें रेशियो किसका चाहिए? ब्रीथ का, यानी बी डिवाइडेड बाय क्या चाहिए? 2l + b। इसका रेशियो क्या आएगा ये पूछा गया, ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, ये स्टेप क्लियर। अब एक बात बताइएगा, यहां पर चेक कीजिए, खाली ऐसे देखिएगा। अगर मुझे इसका आंसर चाहिए, मेरे पास यहां पर क्लियर होगा कि यार पेरीमीटर की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 3 है। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 3। अब ऐसे चेक करो, पेरीमीटर की वैल्यू 3 कह सकता हूं ना? ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू 3। कब पेरीमीटर की वैल्यू 3 है? जब यल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यल की वैल्यू 1 होगी। अब मान लो यल की वैल्यू 1 है, यल की वैल्यू 1 है, ऐसे समझ लो यल की वैल्यू 1 है सर। अब यल की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 कितना? 2। अब ये 2 होना चाहिए, और 2, ये b = क्या होगा फिर? b = 3 होगा। ठीक है, अगर b = 3 होगा, देखो हम लोग ऐसे कहते हैं 2, और ये देखो मैं एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, खाली इसको देखिए आप लाइन को। इसमें यल की वैल्यू 1 पुट कर दी हम लोगों ने, यल की वैल्यू 1 पुट की, ऐसे मान लो। अगर मैंने कहा यल की वैल्यू मेरी ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 होगी फिर। ठीक है, तो मैंने कहा 2 × 1 कितना? 2 होता। तो 2l, और यहां पर 2 भी लगता, क्योंकि अंदर जाएगा ना 2b = कितना? 3। अब 3 में से 2 चला गया, 3 में से 2 चला गया, तो बचा कितना? 1। तो यानी 2b = 1 कह रहे हैं हम लोग, तो 2b = 1 कह रहे हैं, तो b की वैल्यू कितनी? 1/2। b की वैल्यू कितनी? 1/2। तो मैंने कहा यार ये तो 1/2 है मेरा, और ये तो मुझे पहले ही पता है कितना है, 3 है। अब ये 1/2 / 3, ये 3 हो रहा है, तो 2 अगर नीचे आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। व्हाट इज द आंसर? 1/6। 1/6 इज ओनली आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं लगता ना, फक्त खाली कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्या क्या दिया है, कैसे दिया। ठीक है, चलिए।
रीड कर लो पहले कहां से। द स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर इज अ 36 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज अ 4 किलोमीटर पर आवर। If the boat takes 24 minutes more than time to cover X kilometer distance in the upstream as to compare to the downstream, find the value of 2x। चलो मेरा ये कहना है नहीं कि आपका आंसर क्या है, मेरा खाली ये कहना है टॉपिक कौन सा है। हाँ मतलब अभी मैं पढ़ा नहीं है ऐसे ही मान के चलो, कौन सा टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम। यानी बोट एंड स्ट्रीम वाले जो भी बच्चे होंगे ये वाला टॉपिक, जिन लोगों ने पहले अटेंड कर लिया उनकी चीज है तो उनको सब कुछ नॉलेज, और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं अटेंड किया उनके लिए थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही चलता है और कंसेप्ट के ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है। आप सभी को बेसिक ये चीज इसमें पता होना चाहिए। सबसे पहला ये कंसेप्ट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर किसी ने पूछा डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। फिर कोई यही कहेगा कि टाइम का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी एक बेसिक फॉर्मूला सभी को आना चाहिए। फिर हर एक का अलग अलग यूनिट होता है, जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह। बेसिक यूनिट बता देता हूं। 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर, 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर, 1000 मीटर। ये आना ही चाहिए, बाकी टॉपिक के समय देखना, उसका वीडियो अलग है, ठीक है। टाइमिंग का यूनिट कन्वर्जन आपको सभी को पता है। सबसे अहम है स्पीड का कन्वर्जन। स्पीड का कन्वर्जन कैसे, यानी अगर किसी ने कहा x किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से स्पीड बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अगर हमारी स्पीड x मीटर पर सेकंड है और इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18/5 से, स्पीड बन जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर में। देखिए जिन लोगों का नहीं हुआ है, सर मेरा तो नहीं हुआ, मैंने तो अभी तो देखा, पेपर देने वाला है, मैं कह रहा हूँ पढ़ना उस समय तो पढ़ा लेंगे। अभी अगर मेरे सामने एग्जाम है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि क्या है कैसे होगा, अगर मैं लॉग सॉल्व करूँ तो ये थोड़ा नोट डाउन कीजिए, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चले तो इसमें आते हैं, ये वाला कंसेप्ट हो गया। अब बोट यानी कि दो टाइप से चलती है, ठीक है। अभी के लिए ऐसे मान लेते बोट दो टाइप से चल रही है। एक होती है कि बोट जब चलती है उसके साथ में स्ट्रीम चले, ठीक है, और एक होती है बोट के अगेंस्ट में स्ट्रीम चले। देखिए ऐसे समझ लो कि मान लो यहां पर इस प्रकार से लहरें हैं, ठीक है। अभी के लिए देखो कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट हम लोग ऐसे चलते हैं, ये बोट है। अब बोट मेरी इस डायरेक्शन में, तो बोट की अपनी इंडिविजुअली स्पीड है यू वाली, और स्ट्रीम जो चल रही है उसकी भी स्पीड है वी वाली। तो स्ट्रीम और बोट सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम को हम लोग ए लेटर से दे देंगे, और ए का मतलब होगा यू प्लस वी। यानी डाउनस्ट्रीम में आप लोग क्या कर रहे हो, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ गई। स्पीड क्यों बढ़ा, क्योंकि बोट तो चल रही थी, साथ में स्ट्रीम पुश करके आगे हमें बढ़ाती चली गई। एक होता है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को कहेंगे बी नाम का लेटर से, यानी बोट ऐसे चल रही है और स्ट्रीम ऐसे चल रही, अपोजिट में चल रही। तो जब अपोजिट में चलेगी तो क्या होगा, हम लोग जिस रफ्तार से जाने वाले हमें आगे अपोज करेगा सामने वाला कि नहीं जाना है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्पीड कम हो जाएगी तो बी से लिखेंगे, क्या होगा, यू माइनस वी। सर यू माइनस वी, यू प्लस वी पहले क्यों लिख रहे हो, u की वैल्यू ऑलवेज v से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। u इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, ये कंडीशन होती है। हाँ क्यों कंडीशन होती है, देखिए आपने कभी देखा होगा मछुआरे लोग जब पानी में उतरते हैं ना, तो गवर्नमेंट पहले वार्न कर देता है। स्ट्रीम अगर बहुत बहुत बड़ा, अगर वहां पर लहरें चल रही है, तो लोगों को पहले जान ही नहीं देते। गवर्नमेंट वाले पहले कहते हैं बोट नहीं चला सकते, बिकॉज लहरें बहुत इंपॉर्ट बहुत ज्यादा चल रही, उस केस में बोट नहीं चलेगी। तो हम लोग बोट तभी चलाएंगे जब u की वैल्यू v से ज्यादा होगी। ये स्टेप समझ में। अब आते सवाल पे। अब देखिए, अब थोड़ा बहुत इतना पता हो गया, अब समझते हैं सवाल में क्या दिया था। देखिए बोट की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी u की वैल्यू है, ठीक है, ये ऐसे 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में स्पीड की स्पीड कितनी है 4, यानी v की वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसे आ गए, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द बोट टेक 24 मिनट मोर, बोट ने कहा 24 मिनट ज्यादा लेगी टू कवर द डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एज कंपेयर टू द डाउनस्ट्रीम। हम लोग जानते हैं ना डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगेगा और अपस्ट्रीम में ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। देखो यहाँ पर स्पीड कम है और यहाँ पर स्पीड ज्यादा है। टाइमिंग का उसने बताया, टाइमिंग का डिफरेंस है कितना, 24 का, और हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ, टाइम का डिफरेंस है कि नहीं, मैं आपको बेसिक से पहले बढ़ता देता हूं। ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। ज्यादा टाइम किसको लगता है, डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में। तो टाइम का अपस्ट्रीम में ज्यादा लगेगा, मतलब इस स्पीड में हम लोग ज्यादा लगाएंगे टाइम। तो स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है x है, और स्पीड कितना है, इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करना मतलब 36 और 4 का माइनस करना, कितना होगा 36 और 4 का डिफरेंस, 32। तो यहाँ पर 32 होगा, माइनस
डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगा होगा, और कम टाइम यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन कितना होगा 40, कितने का डिफरेंस आ रहा है 24 मिनट, लेकिन 24 मिनट है ना, उसको किसमें कवर करना पड़ेगा, आवर्स में, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 60। तो ये बन गया आपको, देखो ये मिनट है, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, क्यों आवर्स में सर, डिस्टेंस किलोमीटर में, ठीक है। ऐसा यहां तक आ गए, ठीक है। पूरा सॉल्व करेंगे, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, एक्स चाहिए, 2x चाहिए, मतलब पहले एक्स निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। एक तरीका होता है, ये प्रेजेंटेशन डायरेक्ट होना चाहिए एग्जाम में, ये तो मुझे पढ़ाना था दिखाना था, इस वजह से मैं डायरेक्ट ऐसे आ जाऊं। अब क्या करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई, उसमें से ये नंबर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करके इधर ही चले गए, ऐसे मान लो आप माइंड में कर रहे हो कैलकुलेशन। बताओ 40 में से 32 चला गया, 8x, तो मैं खाली ऐसे लिखूंगा 8x बरोबर कितना होगा 24 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 32 इंटू 40, क्योंकि इधर तो जाने ही वाला है, ठीक है, जाने वाला है कि नहीं। हमें हमें नहीं, क्या x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 2x चाहिए, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूं, 2x बनाने के इससे 4 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे जो चाहिए वही मैं देखूंगा कि मुझे 4x चाहिए, मैं तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ। इधर 4 से डिवाइड करूंगा तो इधर खाली 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से इसको डिवाइड कर दूं ये 10 हो जाएगा। अब मैं इसको टच नहीं करने वाला, बिकॉज यही मुझे चाहिए था, और जो नहीं चाहिए उसको सॉल्व करेंगे, 0 0 इसका कैंसल, 6 1 जा 6 कितना 4 जार, 4 जार हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा यार 128, तो 128 वाला आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन, ई आंसर इज द आंसर। सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन कंसेप्ट क्या है ना, ये पता होना बहुत जरूरी था, और मैं ऐसे ही मान के चल रहा था कि किसी को पता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे हम लोग चल रहे हैं, नोट डाउन चेक कर तो देखो। अ मैन कवर द टू डिस्टेंस ऑफ अ डी किलोमीटर एंड डी प्लस 32 किलोमीटर, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर द दिस टू डिस्टेंस इन अ 2 आवर्स, टाइम का डिफरेंस कितना है 2 घंटे का है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन अ किलोमीटर पर आवर। ओके, एक बात बताओ, खाली समझेगा, रीड किया आपने, कौन सा टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से सॉल्व करना है। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस से सॉल्व करना है, तो हमें तो आंसर जो चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला पता है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही फॉर्मूला लगेगा। अब एक काम करते हैं, वो मैन ने कहा कि वो डी किलोमीटर पहले डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद में डी प्लस 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और डिस्टेंस कवर करने की वजह से उसका डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है 2 आवर्स। तो आप जानते हो ना 2 घंटा ज्यादा लगा, 2 घंटा ज्यादा लगा, मैंने पूछा 2 घंटा क्यों ज्यादा लगा, मैंने पूछा 2 घंटा क्यों ज्यादा लगा, सर जास्त चालला तो, जास्त चालला म्हणून लागला, कितना ज्यादा चला 32, इस वजह से 2 घंटा ज्यादा लगा, और 2 घंटा 32 किलोमीटर से ज्यादा लगा, तो स्पीड कितनी होगी 32 डिवाइडेड बाय 2 ही होगी, बता कितना, तो यही आंसर है। P invested 15,000 in a business, and after a 7 month, Q joined with him with a certain amount. At the end of the year, the profit share of P to Q is a 3:1. Then find the amount of invested Q. देखो एक सिंपल सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एक लाइन में समझेगा आप, बिजनेस आप किसी के साथ करोगे, पहले देखा जाता है भाई तू पैसा लगा मैं भी लगाता हूँ, ठीक है, मान लो 2 पर्सन है, इसने पैसा लगा मैंने भी पैसा लगा, जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा फायदा, और जो कम लगाएगा उसको कम फायदा। दूसरा, जिसने ज्यादा समय के लिए पैसा लगाया होगा उसको ज्यादा पैसा देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जनवरी में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इस महीने में, एक आपका दोस्त ने किया नवंबर में आता है, नहीं मैं भी लगाऊंगा दिसंबर में प्रॉफिट कमाएंगे, होगा क्या, नहीं। समय इज द इंपॉर्टेंट ना, तो सीधा सवाल पे आता है, बताओ ए ने कितना पैसा लगाया था, पी ने कितना लगाया 15,000, और 15,000 लगा कितने मंथ के लिए, नहीं वो लास्ट तक है, वो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने तो स्टार्ट किया और उसने लगा दिया, और बाद में किसने लगाया पैसा, क्यू ने। अब क्यू ने कितना लगाया पता नहीं, तो क्यू का लगा दो यहाँ पर, ठीक है, क्यू ने अब स्टार्ट किया, क्यू कहता मैं ज्वाइन होता हूं मेरा बिजनेस विद कितने महीने के बाद में, 7 महीने के बाद ज्वाइन हुआ, तो आप बताओ कि 12 महीने होते एक साल में, उसने तो 7 महीने के बाद ज्वाइन किया, कितना महीना बचा, 5 महीने ही पैसे लगाए हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे ये पैसा 5 मंथ के लिए और ये पैसा लास्ट तक है, नहीं 12 साल, 12 मंथ के लिए, प्रॉफिट का रेशियो। तो उसने पूछा एक्स की वैल्यू बताओ, खाली एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आमने सामने अप डाउन डिवाइड सब कुछ कर सकता है, 3 1 जार ये कितना यार 4 जार, और 5 1 जार ये कितना 3,000, और 3,000 इंटू 4 कर दो, व्हाट इज द आंसर 12,000, तो 12,000 वाला आंसर था। प्रॉफिट एंड लॉस वाले जितने भी लोग अटेंड करोगे ना, आप कहोगे सर इससे सिंपल सवाल ही नहीं है, ठीक है, अगर आपने कहीं ना कहीं लेक्चर अटेंड किए होगे, तो कोई बच्चा अगर आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस, वो खुद कहेगा कि ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। और मैंने बार बार कहा है, जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो उस समय मैं ये भी बहुत बार बताता हूँ, आप पूरा लेक्चर अटेंड कर लो फिर पीवाईक्यू पे जाओ, आपको लगे पीवाईक्यू बकवास है,
ऐसे कुछ तो आता है, लेकिन सॉल्व क्यों नहीं होता? वो सब कुछ कंबाइन करता है और उस समय दिमाग काम नहीं करता कि कहाँ का टॉपिक है। ठीक है, तो इस वजह से टॉपिक जानना बहुत जरूरी है। रीड कीजिए, बताओ कौन सा टॉपिक है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, A and B together can complete a piece of work in a 12 days, whereas the B alone take us 6 days more than time taken by the A and B together. A and B को 12 दिन लगता है और B अकेला काम करेगा तो 6 डेज ज्यादा लेगा। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय A alone to complete the work। देखो यार, इसको नहीं क्या, अब पता नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं, ऐसे मान के चल रहा हूँ। इसको दो तीन मेथड है। ठीक है, दो तीन मेथड है। एक क्या होती है ना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला वाली बता देता हूँ कि ऐसे मान के चलिए, आप ऐसे मान लो ए नाम का पर्सन काम करता है तो उसको एक्स डेज लगता है, समझेगा, और बी नाम का पर्सन वही काम करता है तो उसको नहीं किया वाई डेज लगते हैं। अब ये दोनों मिलके अगर सेम काम करेंगे, दोनों मिलके सेम काम करेंगे तो दिन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। और दोनों से कम लगेगा तो दोनों का कितना लगेगा ये जब पूछा जाए तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाला आंसर होता है। दोनों को मिला के कितना लगेगा? एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक तरीका है। दूसरा हम लोग टेबल से बना सकते हैं, टेबल से बनाते हैं। हाँ, दो मेथड से समझाता हूँ, बिकॉज ये ऐसा है कि किसी ने अलग भी पढ़ लिया होगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहला कि सर मैं इससे डायरेक्टली आंसर आता हूँ। हाँ, ओके, ऑनलाइन में कुछ लोगों का आंसर है, ठीक है, चेक करते हैं। आप एक बात बताओ, ए और बी को कितना टाइम लगा? और बी अकेला काम करेगा तो 6 दिन ज्यादा लगता है, 6 डेज ज्यादा लगता है, तो टोटल डेज कितने लगेंगे? 18 डेज। और ए का कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है, तो ए को पता नहीं सर एक्स, बी का 18, डिनोमीटर में एक्स प्लस 18, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, मिला के दोनों का कितना टाइम है? 12। ये स्टेप समझ में, यहां पर आ गए। हम लोग को खाली एक सॉल्व करना है, आमने सामने डिवीजन, 6 से डिवाइड होता है, 3 जार 6, कितना 2 जार, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3x होगा, 3x इज इक्वल टू 2x, और इसका डबल कितना 36, डिफरेंस ले लो, 36 इज द आंसर। ठीक है, 36 वाला आंसर था तो 36, ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं और भी। हाँ, एक ये तरीका हो गया। चलो दूसरी मेथड यहां पर पढ़ाता हूँ, दूसरी मेथड यहां पर पढ़ाता हूँ। इसमें होता है टेबल बनाना। हाँ, इसमें होता है टेबल बनाना, ए नाम का पर्सन है, बी नाम का पर्सन है, दोनों मिला के भी है। ठीक है, ए का टाइम पता नहीं, बी को कह रहा है मैं 18 डेज लूंगा, ये दोनों कह रहे हैं हम लोग 12 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। काम करने के लिए कितना काम है ये जानना जरूरी होता है। आप कोई काम करते हो ना, कितना काम करना चाहिए ये तो पता होना चाहिए। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? तो 18 है। बट यार 18 नंबर 12 से डिवाइड नहीं होता, तो ऐसा नंबर बताओ जो 18 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी होता है, 36। तो काम करेंगे 36 यूनिट होगा, काम ही 36 यूनिट होगा। अगर 36 यूनिट होगा, एक दिन में कितना काम करेगा ये पहले निकाल लेते हैं, 1 डेज। तो ये 36 को डिवाइड करेगा तो ये 36 डिवाइड बाई एक्स होगा। 18 डेज में 36 यूनिट काम करेगा, एक दिन में कितना? 2 यूनिट। दोनों मिलके एक दिन में 36 यूनिट, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना? 3। तो आप बताओ यार, बी की वैल्यू 2 है, ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। तो खाली इसका आंसर 1 आना चाहिए, यानी 36 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी? 36। ये वाला आंसर था ऐसे। ठीक है, चलो बताओ कौन सा टॉपिक है? एलिगेशन मिक्सचर, सबसे मजा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आता है ये सभी। अब इसको मैं कंसेप्ट बहुत सिंपल नहीं बता सकता, बहुत लेंथी टॉपिक है ना। अभी देखिए, 48 लीटर मिक्सचर है, ऐसे मान लो 48 लीटर मिक्सचर है, और मिक्सचर में मिल्क और वाटर है, रेशियो है 3:1 का। 10 liter of mixture is taken out and 20 liter of mixture is added, water is added, then the remaining mixture, in the remaining mixture, हाँ चलो, find the difference between milk and water in the final mixture। बहुत ही अच्छा और सही सवाल। मतलब ये सवाल ऐसे हुआ ना कि थोड़ा घुमा फिरा क्या है। ठीक है, सिंपल नहीं था, मतलब लेवल उसकी थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व कर, एकदम बेसिक्स है सॉल्व करने का तरीका। पहला रेशियो कितना है? 3:1, यानी मिल्क कितना है? 3, और वाटर कितना है? 1। 3 + 1 कितना? 4। 4 की वैल्यू कितनी? 48। 4 की वैल्यू 48, तो एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 से 48 को डिवाइड कर दो, 12। एक की वैल्यू 12, अगर एक की वैल्यू 12 है तो मिल्क कितना होगा? 36। 3 × 12 36। वाटर कितना होगा? 12 होगा, पहले तो ऐसे ही होगा फिर। अब ये है, तो उसने कहा कि 10 लीटर निकालता हूं। अब 10 लीटर निकालता हूं, साइंस कहता है जो ज्यादा है वो ज्यादा निकलेगा और जो कम है वो कम निकलेगा। अब जो ज्यादा है वो ज्यादा निकलेगा, कम है वो कम निकलेगा, तो अब बताओ 3 + 1 4, तो 4 का मतलब 10 लीटर हो गया। 4 का मतलब तो 10 लीटर होगा ना, जो ज्यादा है वो ज्यादा निकलेगा, जो कम है वो कम निकलेगा, सीधा सा कंसेप्ट है। तो अब बताओ 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2.5। एक का मतलब 2.5, तो कह रहे 2.5 एक यूनिट के हिसाब से निकलेगा। मिल्क 3 है कि नहीं? 3 × 2.5 यानी 7.5, तो इसमें से 7.5 निकालेंगे। ये कह रहा है कि इसमें से कितना निकलेगा? 2.5 निकलेगा। अब चलो निकाल तो लिया, लेकिन ऐड क्या करना है?
वाटर, तो वाटर क्या, मैं वाटर के घर में जाऊंगा, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 20। तो आप देखिए पहले इसमें से समझेगा, इसमें से अगर मैं 6 निकाल दूं तो 30 होता, लेकिन मुझे और 1.5 निकालना पड़ेगा, 1 निकालू तो ये कितना होगा 28 की 28.5, ठीक है, इसमें से 2 निकालेंगे तो 10 होगा, 10 में से 0.5 निकालेंगे 9 होगा, 9.5, ये होगा 29.5, ठीक है, सही है, यहां तक स्टेप समझ में आ रही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 1.5 ने 1, 1 इज द आंसर, ठीक है, तो ऐसा। हाँ अब ये बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड शॉपकीपर गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, शॉपकीपर कहता है कि यार 20% प्रॉफिट मिलता है। इफ द शॉपकीपर सेल देन आर्टिकल एट द मार्क प्राइस में बेचेगा, ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस and the mark price of the article, sorry, difference in the cost price and the mark price of the article is 140 rupees. Find the cost price of the article, पूरा घुमाया, ये भी सवाल सही है कि ऐसे घुमा घुमा के पूरा तरह से आ रहा है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस जिन्होंने पहली बार कुछ भी नहीं समझा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसको समझना वगैरह, मैं छोटी छोटी एकदम सिंपल समझा, ऐसे समझ लो, ये पेन जो बेचता है वो कभी बनाता नहीं, दुनिया की एक वसूल है, जो बनाने वाला बेचने लगा उसका कभी प्रोडक्ट नहीं चलता, ठीक है, जो बनाता है वो कभी बेचता नहीं, और जो अब जो बेचता है वो कभी बनाता नहीं है, आईफोन बनाते हैं लेकिन बेचता नहीं है, वो नहीं बनाता, जो आईफोन की कंपनी वो अपना मोबाइल ही नहीं बना रहा है, वो खाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है उसमें, ठीक है, कोई भी। तो मान लो ये पेन है, जिसने बनाया उसको कुछ खर्चा लगा होगा, उसका जो खर्चा है उसको कहेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस यानी मैन्युफैक्चरिंग कीमत, ओरिजिनल मैन्युफैक्चर कितना लगा है। अब इसके पास में कोई आदमी आया परचेस करने के लिए, परचेस करेगा तो बल्क में परचेस करेगा, अब बिजनेसमैन ही आएगा बल्क में परचेस करते समय, परचेस करेगा तो कॉस्ट प्राइस, उसने परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद में क्या करेगा, सेलिंग करेगा, सेल करेगा तो कौन सी कीमत, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस करते समय 3 चीजों का ध्यान रखेगा, पहला आदमी चाहता है प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस, तब जाके प्रॉफिट, दूसरा बिजनेस नहीं चल रहा है उसी पैसे में बेच देता हूं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों की कीमत क्या होगी बराबर, तीसरा लॉस हो जाए, लॉस कब हो सकता है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो जाए लॉस से, ये हो गया। फिर सर ये होने के बावजूद लोग परचेस नहीं करते हैं, दिक्कत क्या होती है ना, शानदार प्रोडक्ट है परचेस नहीं करते, अब परचेस नहीं कर रहे तो क्या करें, तो लोग फिर यहाँ पर आइडिया लगाते हैं, ये सब कुछ डिसाइड है, ये बहुत अच्छी तरह से लाइफ गुजर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मार्केट में हलचल नहीं है, और मार्केट की हलचल को काबू करने के लिए जैसे अभी टाइम चल रहा है अभी वाला, लोग क्या करते हैं, एक चीज को उठा लेते हैं मार्केट से, इसको लेके आते हैं, और जैसे ये एंट्री करता है हलचल पैदा हो जाती है, किसकी एंट्री होती है, डिस्काउंट की, हाँ, अब लोग कहते हैं चलो चलो जाते फिर, ठीक है अब जाएंगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कॉमनली सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझेगा आप बात को, हाँ सर फिर ये बुरी चीज है क्या, नहीं बुरी चीज नहीं कह रहा हूं मैं कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, इसका फायदा मैं भी उठाता हूँ, मुझे भी लगा यहाँ पर डिस्काउंट है मैं तो जाता ही हूँ ना, डिस्काउंट जाना अच्छा ही चीज है ना, क्योंकि उसकी भी मजबूरी है हमारी, हमें तो चाहिए, तो डिस्काउंट के लिए रुकिए थोड़ा शांति से देखिए कि क्या चल रहा है मार्केट में, अब डिस्काउंट आ गया, अब डिस्काउंट आ गया, लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट डिस्काउंट अच्छा देता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो प्रॉपर डिस्काउंट दे रही बहुत अच्छी चीज है, उसके लिए कस्टमर को नॉलेज भी होना चाहिए डिस्काउंट सही है गलत है, लेकिन कभी कभार क्या होता है दुकानदार शातिर होता है, डिस्काउंट आ रहा है सभी लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, दुकानदार क्या करता है बेचना है कि नहीं इस कीमत में, और बेचना उसी कीमत में है, लेकिन ने क्या अभी 2 लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ये क्या करेगा उसी कीमत को बढ़ाएगा, और बढ़ा के क्या लिखेगा एमआरपी, क्या बनाएगा एमआरपी, यानी सेलिंग प्राइस को लिखा देगा एमआरपी, लेबल लगाएगा, अब लेबल लगाएगा और लेबल के ऊपर क्या देगा, लेबल के ऊपर क्या देगा डिस्काउंट, लेबल पे डिस्काउंट देगा, और लेबल पे डिस्काउंट देने के बाद में बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस, ये वाली कहानी मैक्सिमम, हाँ अच्छे अच्छे ब्रांड नहीं करते, इंक्लूडिंग अब अच्छा अगर कोई दुकान में शॉप में जा रहे होंगे तो उनका जेन्युइन ब्रांड है वो चल रहा है उनका प्राइस हर बार, तो वो कुछ सीजन में ऑफर देता है, जैसे अभी एक सीजन चल रहा है, ठीक है, अभी फेस्टिवल एक चल रहा है कि नहीं, तो अभी बहुत जगह पर ऑफर है और सबसे अच्छा भी है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं गलत है कोई ऑफर, आप मॉल्स में जाओगे अभी आपको हर आदमी कहेगा कि डिस्काउंट चल रहा है, हर जगह पर डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट का बहुत बड़ा फायदा है, क्या फायदा होता है कि मुझे जो चाहिए उस समय के लिए मैं वेट करूं फिर वहीं पर लूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मोबाइल हम लोग परचेस करते हैं, अगर आप अभी के लिए या थोड़ी देर बाद कुछ दिनों पहले अगर मोबाइल परचेस करो लॉस में हो आप, मोबाइल कब परचेस करें, बिग बिलियन डे का वेट करो आराम से, देखिए कब आएगा, जिस दिन वो लॉन्च हुआ फिर मोबाइल पे उड़ी मार दो,
जंप कर दो, क्योंकि वो बहुत सस्ते में आ जाएगा, पूरा साल भर में नहीं लिया था। सस्ता देखो, हर आदमी को परचेस करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे सस्ता होने तो फिर परचेस करके आ जाता है। तो ये वाली चीजें हैं। अब आते सवाल पे, अब देखिएगा सवाल में क्या है, कोई ट्राई करके बता सकता है क्या आंसर है? अब देखिए सवाल पे आते हैं, सवाल पे समझते हैं, ठीक है। सवाल देखिए कैसे है। वो कह रहे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 60% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का कितना है? 60%। थोड़ा परसेंटेज लगा दो, सॉल्व करते समय परसेंटेज लगा दो। 60% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 60% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे यार? 60 डिवाइड बाय 100 यानी 3/5। तो 3/5 अगर मेरा मार्क प्राइस का आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ मार्क प्राइस 5 होगी और सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 3 होगी। तो हम लोग ऐसे लिखाते हैं, हाँ, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय एमआरपी, इनका रेशियो आ गया 3/5। ये अभी के लिए ऐसे मान लो। उसके बाद में क्या कहा? अ शॉपकीपर गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। शॉपकीपर कह रहा है मुझे फायदा होता है 20% का। फायदा कॉस्ट प्राइस पे होता है, कभी भी देखना परचेसिंग प्राइस पे होता है। कितने का फायदा बता रहे हैं? 20%। अब 20% को थोड़ा ऐसे डिवाइड करके देखो, 20 का मतलब 20 डिवाइड बाय 100, तो 1/, कितना? 5। अब 1/5 आ रहा है। 1/5 का मतलब 5 रुपए लगाए, 1 रुपए कमाए। 5 रुपए लगाया, 1 रुपए कमा रहा है, तो बेचा कितने में? 5 रुपए इन्वेस्ट किए, 1 रुपए मिल रहा है, बेचा कितने में? 6 रुपए में। तो उस समय सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आया? 6:5। स्टेप समझ में आई? ठीक है, स्टेप समझ में आई। अब गड़बड़ हो गई सर। कैसे गड़बड़ होगी? आप कहोगे कि आप यहां पर कह रहे हो कि सेलिंग रुपए 6 है और यहां पर कह रहे हो सेलिंग कितनी है? 3 है। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, दोनों की वैल्यू क्या चाहिए? सेम चाहिए। इसको 6 करते हैं, इसको 6 करेंगे तो ये 6 होगा, तो ये कितना होगा? 10 होगा। तो अब हमारे पास अब डेटा सही सही है, अब डेटा सही सही है। समझ में आ रहा है यहां तक? चलो अब ये सेम सेम आ गया। अब चलते आगे की कहानी पे। अब यहां से पहला चीज तो इसको ही देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अब आ रहा है यहां से। अब कह रहा है शॉपकीपर सेल द आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस। शॉपकीपर ने आर्टिकल को सेल किया मार्क प्राइस पे, ठीक है। एंड देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 140। शॉपकीपर ने मार्क प्राइस पे आर्टिकल को सेल किया, लेकिन किसका डिफरेंस बताया रहा है? कॉस्ट प्राइस एंड किसका? मार्क प्राइस का। कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का। मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस का कितनी वैल्यू है? 5। मार्क प्राइस की कितनी कीमत है? मार्क प्राइस कितना है? 10। तो डिफरेंस कितने का? 5। तो हम लोग कहते हैं सर 5 यूनिट की बात करें। देखो ये 10 है, ये यहाँ पर 5 है, ये समझ में आ रहा है ना सभी को? तो हम लोग कहेंगे 5 यूनिट का डिफरेंस। और 5 यूनिट का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी बताई? 140। 140। फिर उसने पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। 5 की कॉस्ट प्राइस ही बताओ। कॉस्ट प्राइस कितना है यार? तो वही तो दिया है। व्हाट इज द आंसर? 140 इज द आंसर। ये टॉपिक था, बहुत सिंपल है, खाली नहीं क्या समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घुमा फिरा के तो वहीं पर आ गए थे। ठीक है, तो ये आंसर समझ में आ रहा था। लेफ्ट करता हूं।